हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक घटनाएं और प्रमुख राजवंश पढ़ने के बाद हम यूनिट फर्स्ट के सेकंड टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इसको करने का एक मुख्य श्रेय ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है, ये बहुत सारे क्रांतिकारी, आपके महान क्रांतिकारी हुए थे। इसमें जो बहुत अधिकांश जो संबंधित थे वो एक कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में, उससे संबंधित थे। ये कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, हर वर्ष अपना एक अधिवेशन आयोजित करती थी और अधिवेशन आयोजित करने के बाद क्या करती थी, अंग्रेजी प्रशासन के समक्ष भारतीयों की मांगों को रखती थी, जिसके ऊपर विचार भी होता था और जो भी चीजें उस समय घटित होती थी वो सब इसके दायरे में देखी जाती थी। तो ये जो अधिवेशन होते थे ना, इन अधिवेशनों का संबंध मध्य प्रदेश से सीधा है और उन्हीं अधिवेशनों का प्रभाव यह हुआ कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति का इसमें एक प्रकार से सहयोग प्राप्त हुआ। तो यह अधिवेशन आता है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जो घटित राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ये उस समय जो अधिवेशन था वो 7वें नंबर का था। ये 7वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन है, ये 1851 में हुआ था और ये 1851 में नागपुर में हुआ था। अब नागपुर का मध्य प्रदेश से क्या संबंध, क्योंकि मध्य प्रदेश की 1956 से पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, नागपुर। राज्य पुनर्गठन जो भाषा के आधार पर हुआ, उसके बाद नागपुर मराठी क्षेत्र होने के कारण महाराष्ट्र में चला गया। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, कौन से नंबर का, सातवां अधिवेशन हुआ था नागपुर में। और नागपुर का यह अधिवेशन 1851 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी आनंद चार्लू के द्वारा। तो यहाँ पे अध्यक्ष अगर पूछ ले कि अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता की थी आनंद चार्लू ने। और आनंद चार्लू के द्वारा ये जो अध्यक्षता उसमें की गई थी, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। उसमें यह निर्णय लिए गए कि जो आपका मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत मतलब महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र और अन्य जो राज्य क्षेत्र उस समय पड़ते थे, और उसके साथ में आपका मालवा आपके राजस्थान में भी आता है, मध्य प्रदेश में भी आता है और थोड़ा भाग उसका गुजरात के अंतर्गत भी आता है। मतलब मालवा एक खासा लंबा चौड़ा भाग है जो पंजाब तक की जाता था उस समय। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आनंद चार्लू की अध्यक्षता में क्या हुआ था, एक निर्णय लिया गया जिसमें यह बताया गया कि आपका मालवा और मालवा के साथ में ही मध्य प्रांत, इन दो क्षेत्रों में क्या किया गया, दो उत्सव मनाना प्रारंभ किए गए। अब उत्सव कौन से, एक गणेश उत्सव और दूसरा है शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, तो ये प्रारंभ किए गए, ये निर्णय लिया गया कि ये मनाए जाएंगे, इसका ये निर्णय ले लिया गया। अब ये उत्सव का स्वतंत्रता से क्या संबंध है, इसका स्वतंत्रता से संबंध इस प्रकार से है कि ये एक प्रकार के सामाजिक उत्सव है। और सामाजिक उत्सव में क्या होता है, समाज के सभी लोग क्या होते हैं, एक तरीके से भाग लेते हैं और बातें करते हैं कि इस समय देश में क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, किस प्रकार, जिस तरह से हम चर्चा करते हैं। तो उस समय भी क्या होती थी, इनके ऊपर, इनका मनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आम जनता को धर्म के रूप से तो जोड़ना ही जोड़ना, लेकिन उसके साथ में ही क्या है, सामाजिक रूप से जोड़ना, जिससे क्या हो, स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो, आम जनता का सहयोग मिल सके। तो बस ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो आपका हुआ था 7वें नंबर का 1851 में नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू साहब ने की थी। और इसके तहत मध्य प्रांत और आपके मालवा क्षेत्र में दो उत्सव, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने के ऊपर निर्णय लिए गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, एक कलकत्ता अधिवेशन, और यह अधिवेशन हुआ था 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी, मध्य प्रदेश के महान क्रांतिकारी या फिर स्वतंत्रता सेनानी, नाम है, नाम सुना ही है आप लोगों ने इनका, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर। डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये ध्यान रखना है कि इनके नाम पे एक विश्वविद्यालय है जो आपके सागर में है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के महान क्रांतिकारी कौन, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने विचार रखे। और विचार में ये रखे कि भैया जो अंग्रेजी शासन का जो चल रहा था, कि अंग्रेजी शासन का उस समय प्रणाली चल रही थी, तो अंग्रेजी शासन में
न्याय विभाग, न्याय विभाग और शासन विभाग, न्याय विभाग और शासन विभाग को पृथक करने की मांग रखी। ये मांग रख दी इन्होंने कि भैया आप न्याय विभाग को शासन विभाग से क्या कर दो, अलग, दोनों को अलग अलग। जैसे कार्यपालिका अलग है हमारे इधर, ठीक है, न्यायपालिका अलग है, उस समय नहीं हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बताया कि आप न्याय विभाग जो है उसको क्या करें, शासन विभाग से अलग करें। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब उसके बाद जो एक मुख्य बिंदु आता है वो ये कि मध्य प्रदेश में प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन, मध्य प्रदेश में प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन यह हुआ था 1906 में हुआ था। और 1906 में यह कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था जबलपुर में। तो ध्यान रखना है यह प्रांतीय अधिवेशन है, ना कि राष्ट्रीय अधिवेशन। कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था जबलपुर में हुआ था। अब इसी के बाद एक साल बाद क्या हुआ? 1907 में। तो यहां पे 1907 में एक दल गठित किया गया जिसका नाम पड़ा क्रांतिकारी दल। तो क्रांतिकारी दल का गठन है वो किया गया 1907 में। तो यहां पे ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ? 1907 में हुआ। और ये कहां पर हुआ? जबलपुर में हुआ। तो जबलपुर में अब गठित हो चुका है क्रांतिकारी दल। तो ये जबलपुर में हुआ। और उसके साथ में ही जो उस समय काल 1915 के पास में आपको ध्यान हो तो एक संस्था आई थी जिसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। दोनों ने अलग अलग संस्थाएं गठित की थी। एक नाम है उसका होम रूल लीग। होम रूल लीग एक संस्था है, ठीक है, नाम एक है लेकिन संस्थाएं कितनी हुई थी? 2 हुई थी, ठीक है। तो होम रूल लीग भी क्या करता था? अपनी मांगों को या फिर जो भी आपकी जनता की जो भी उस समय की जो मांगे हुआ करती थी उसको अंग्रेज शासन के समक्ष रखता था। तो ये आता है क्वेश्चन कि होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में। तो 1915 में एक संस्था बनी, नाम है होम रूल लीग। तो ये मध्य प्रदेश में कहां स्थापित हुई थी? ये क्वेश्चन बनेगा यहां से कि 1915 में होम रूल लीग की स्थापना मध्य प्रदेश में कहां हुई? तो उस समय जो स्थापना हुई थी वो भी कहां हुई थी? जबलपुर में हुई थी। अब 3 चीजें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में प्रांतीय अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1906 में हुआ था वो जबलपुर में हुआ। उसके बाद ही एक साल बाद 1907 में क्रांतिकारी दल का गठन कर दिया गया। और उसके बाद 1915 में एक संस्था बनी होम रूल लीग, उसको मध्य प्रदेश में भी स्थापित किया गया और मध्य प्रदेश में जबलपुर में उसको स्थापित किया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ? 1915 के बाद अलग अलग क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई, लेकिन उसके बाद ही 1919 में क्या हुआ? एक एक्ट आया था। एक्ट का नाम है रोलेट एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट ये कब आया था? ये 1919 में आया था। तो रोलेट एक्ट 1919 के विरोध, ठीक है, ये कहां पे हुआ? ये मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो रोलेट एक्ट 1919 के विरोध में मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ? मध्य प्रदेश में 20 मार्च 1919 को, 20 मार्च 1919 को इस एक्ट के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। विरोध का प्रस्ताव पारित। तो ये क्वेश्चन आएगा यहां से कि रोलेट एक्ट क्या है? तो इसके बारे में भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे कि बिना अपील, बिना दलील, ठीक है, और बिना वकील का एक कानून है जिसे काला कानून भी बोलते हैं। किसी भी क्रांतिकारी को सिर्फ संदेह के आधार पर क्या कर दिया जाता था? बंदी बना लिया जाता था। और वो ना तो अपनी कहीं पे अपील कर सकता था, ना ही कहीं पे अपनी, अब अपील नहीं कर पाया तो वकील कहां से करेगा? और वकील क्या करता है? दलील देता है। तो वह दलील करने देने का तो कोई काम ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो ये रोलेट एक्ट का जो विरोध हुआ था मध्य प्रदेश में 20 मार्च 1919 को विरोध का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अब क्रांतिकारी जो उस समय घटनाएं घटित हो रही थी ना, तो उसमें एक आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? एक पत्र आया था, समाचार पत्र, जिसका नाम है जबलपुर टाइम्स। जबलपुर टाइम्स। और एक पत्र था सुबोध सिंधु। सुबोध सिंधु। तो ये जबलपुर टाइम्स जो था ये कहां से प्रकाशित हुआ? अब जबलपुर से होगा,
यहाँ पे ध्यान रखना कि जबलपुर टाइम्स कहाँ से प्रकाशित हुआ, जबलपुर से। और आपका सुबोध सिंधु है, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था खंडवा से। और ये कब प्रकाशित हुए थे, तो ये 1920 के आसपास। ये समय काल याद रखना है, मुख्य रूप से किसका, जबलपुर का टाइम्स का। जबलपुर टाइम्स जो था वो प्रकाशित हुआ था 1920 में। 1920 में कहां से प्रकाशित हुआ था, तो वो जबलपुर से हुआ था। और इसके जो संपादक थे उनका नाम था माधव सप्रे। क्या नाम था, माधव सप्रे। तो बस पॉइंट ध्यान रखो यहां पर कि माधव सप्रे कौन है, तो ये माधव सप्रे संपादक है। माधव सप्रे ये क्या है, संपादक है। और किसके संपादक है, जबलपुर टाइम्स के संपादक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एक और पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है, पत्रकारिता का पितृपुरुष, ठीक है, या पितामह, पत्रकारिता का पितामह। क्वेश्चन पूछ ले कि पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहेंगे, माधव सप्रे साहब को कहेंगे, जो संपादक है जबलपुर टाइम्स। जबलपुर से इसका संपादन हुआ था, 1920 में होता है। उसके बाद सुबोध सिंधु है, ये कहां से प्रकाशित हुआ था, तो ये कहां से प्रकाशित, ये खंडवा से प्रकाशित हुआ था। अब उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, एक महान भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी साहब, तो इन्होंने भी क्या किया, क्रांतिकारी घटनाओं को अंग्रेजी शासन के समक्ष दर्शाने के लिए या फिर प्रकाशित करने के लिए एक प्रसिद्ध पत्र इनका प्रकाशित हुआ था, नाम था कर्मवीर। क्या नाम, कर्मवीर। तो क्वेश्चन यहां पे बनता है कि कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे, तो कर्मवीर के प्रथम संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। और माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर का जो संपादन किया था वो कहां से किया था, तो वो खंडवा से किया था। कहां से, खंडवा से। अब इस कर्मवीर समाचार पत्र में क्या किया गया, तो इसमें कुछ नहीं किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्य ये था, क्रांतिकारी विचारों को प्रकाशित किया गया। क्रांतिकारी विचारों को प्रकाशित कर दिया कर्मवीर समाचार पत्र खंडवा से जो प्रकाशित हुआ था। और लगभग ये समय काल था 1922 का, ठीक है, ये 1920 का यहाँ पर जबलपुर टाइम्स है। उसके बाद ये जो संपादन हुआ था ये हुआ था आपका 1922 में। तो समय काल ध्यान रखना। और इसी खंडवा से एक पत्रिका चली थी, और ये पत्रिका का जो नाम था वो था प्रभा। ये क्वेश्चन अगर आ भी जाए कि प्रभा क्या है, तो प्रभा क्या है, पत्रिका है। प्रभा समाचार पत्रिका है। और इस समाचार पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कहां से हुआ है, तो ये हुआ है खंडवा से हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रमुख क्रांतिकारी जो घटनाएं घटित हो रही थी उनको इन्होंने या फिर इन समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने एक तरीके से जनता के समक्ष रखने का कार्य, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि कौन सी बातें यहाँ पर हुई राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में। तो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का 7वां अधिवेशन है और ये 1851 में हुआ था। कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ था। और ये मध्य प्रदेश का अगर पूछता है ऑप्शन में दिया जाता है। देखिए त्रिपुरी अधिवेशन आपने पढ़ा, वो पढ़ेंगे 1939 में, ठीक है, 1939 में वो जबलपुर में होगा। लेकिन इसके पहले अगर ऑप्शन में अगर आपके पास में नहीं आता कुछ भी, तो आपको फिर ये बताना है कि मध्य प्रदेश में जो पहला अधिवेशन, अगर जबलपुर ऑप्शन में नहीं आता तो फिर क्या बताना है, नागपुर बताना है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 7वां नंबर का जो 1851 में नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की, आनंद चार्लो साहब ने की थी। और इसके तहत ये निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत के अंतर्गत जो आपका मालवा क्षेत्र आता है और मध्य प्रांत है उसमें गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया जाए। अब कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया। और निर्णय तो ये लिया गया, लेकिन इसमें महान क्रांतिकारी सेनानी जो मध्य प्रदेश के थे डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने ये विचार दिया कि भैया अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो न्याय विभाग है उस न्याय विभाग को क्या करो, शासन विभाग से अलग करो। पहले दोनों विभाग एक ही हुआ करते थे, तो न्याय विभाग और शासन विभाग को अलग करना। और इसके साथ में इन्होंने क्या किया था, 1904 में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अंग्रेजी शासन पद्धति की कटु आलोचना की थी। यह पॉइंट ध्यान रखना है कि कटु आलोचना अंग्रेजी शासन पद्धति की किसने की थी, तो वो की थी डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, शासन पद्धति तो ऊपर हो गया है आपका, ये शिक्षा पद्धति की आलोचना, कटु आलोचना की थी। तो ये 1904 में की थी।
अब उसके बाद फिर क्या हुआ, मध्य प्रदेश में प्रांतीय अधिवेशन का एक सम्मेलन हुआ 1906 में हुआ। ये कहां पर हुआ, ये जबलपुर में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रांतीय है, ये राष्ट्रीय नहीं है, ये राष्ट्रीय नहीं है, प्रांतीय है। तो मध्य प्रदेश में प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में जबलपुर में हुआ था। 1907 में क्रांतिकारी दल का गठन कहां हुआ, मध्य प्रदेश में। तो क्रांतिकारी दल बना था जबलपुर में बना था। और उसके तहत ही 1915 में, देखिए 1915 में एक लीग बनी थी, होम रूल लीग, जिसके मैं पहले ही बता चुका हूं यहाँ पर कौन है संस्थापक, एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक साहब है। तो उन्हीं से प्रभावित होकर जबलपुर में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई है। ठीक है, यहाँ पे एमपी से क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मध्य प्रदेश में भी होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में हुई और 1915 में की गई थी। अब रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में, जिसे काला कानून, ना अपील ना दलील ना वकील का कानून कहा। ठीक है, तो ये जो आपका 20 मार्च 1919 को एक प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, तो ये प्रस्ताव एक कमेटी बनी थी, यहां पर उसका नाम याद रखना, मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद, मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद। ठीक है, ये कमेटी थी ना, तो इसके जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष का नाम है दादा साहब खापर्डे, दादा साहब खापर्डे। तो दादा साहब खापर्डे ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब दादा साहब में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक भारतीय पिता, फिल्मों के पितामह है, दादा साहब फाल्के हैं। एक दादा साहब कौन है, नेरोजी है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया का कहा जाता है, फिर भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। लेकिन ये कौन है, ये दादा साहब खापर्डे हैं। और ये मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद के उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे। और इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि जो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आ रहा है, उसका 20 मार्च 1919 को उन्होंने एक विरोध कर दिया इस कमेटी के माध्यम से। फिर क्या, जबलपुर टाइम्स आया। जबलपुर टाइम्स कब आया, 1920 में आया था। ये जबलपुर टाइम्स में आपके जो संपादक थे वो माधव सप्रे हैं। माधव सप्रे साहब ने जबलपुर टाइम्स को 1920 में संपादित किया था। और इन्हें क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का इसमें पितामह। थोड़ा देखना, यहाँ पर पॉइंट थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, पितृपुरुष। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, पत्रकारिता का पितृपुरुष अगर पूछता है तो पत्रकारिता का पितृपुरुष कहा जाएगा, वो किसे कहा जाएगा, माधव सप्रे को कहा जाएगा। और सुबोध सिंधु इन्होंने कहां से प्रकाशित किया था, खंडवा से। माखनलाल चतुर्वेदी का पत्रकारिता में विशेष योगदान है, जिसके कारण ही हमने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की स्थापना भी भोपाल में की है। ठीक है, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी ने एक पत्र संपादित किया था आपका, वो था कर्मवीर। कर्मवीर के प्रथम संपादक थे। और ये कहां से प्रकाशित हुआ था, खंडवा से। और कब से प्रकाशित हुआ था, 1922 से। और 1922 से खंडवा से इनकी क्या एक पत्रिका आई थी, उसका नाम क्या था, प्रभा। और ये भी खंडवा से प्रकाशित हो गई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन। अब शुरू होता है हमारा असहयोग आंदोलन मध्य प्रदेश के संदर्भ में। असहयोग आंदोलन एक तरीके से का राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। और ये जो असहयोग आंदोलन था ना, इसने क्या किया, जनता को बहुत एक तरीके से जागृत करने का काम किया था कि जो देश में आजादी की लड़ाई लड़ाई जा रही है हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, उसमें हम किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन है, ये हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। असहयोग आंदोलन है, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन ना, ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। किसने किया था, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी का ये जो असहयोग आंदोलन है, ये चला था, ये चल रहा था और अच्छा खासा इसको सहयोग भी मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, फरवरी 1922 को क्या होती है, एक चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिसके तहत क्या हुआ, ये आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया। स्थगित इसको महात्मा गांधी ने कर दिया था। अब उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, वो किसने किया, महात्मा गांधी ने। और फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का क्या हो गया, समापन हो गया। क्यों, क्योंकि असहयोग आंदोलन है ना, ये सिर्फ जनता का एक सहयोग प्राप्त करना कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग ना देना है। राष्ट्र की जो चीजें हैं, मतलब जो देसी चीजें, उन्हीं का उपयोग करना है। या फिर जो भी हम लोग हैं, वो किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हो या फिर सामाजिक व्यवस्था हो, उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग अंग्रेजों को न देना। अगर अंग्रेजों को सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो वो जड़ से क्या हो जाएंगे, कमजोर। और धीरे धीरे वो खोखला होकर उस वृक्ष की तरह क्या होंगे, एक तरीके से
गिर जाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये इसमें एक शर्त रखी गई थी, इसमें किसी प्रकार का हिंसक आंदोलन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, 5 फरवरी या 4 फरवरी उस समय मानी जाती है 1922 में, ये असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी जो लोग थे इन्होंने क्या किया, चोरा चोरी नामक एक स्थान है वहां पर पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण क्या हो गए थे, लोग मारे गए थे। लोग मतलब पुलिस कर्मचारी जो उस समय हुआ करते थे अंग्रेजों के अधीन। तो उससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब मध्य प्रदेश में क्या, अब मध्य प्रदेश में जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था आपके जबलपुर में। अब जबलपुर में कहां पर, तो ये है विक्टोरिया टाउन हॉल। ठीक है, जबलपुर में जो है विक्टोरिया टाउन हॉल। ये विक्टोरिया टाउन हॉल है, इसको वर्तमान में जाना जाता है गांधी भवन के नाम से। विक्टोरिया टाउन हॉल अगर पूछ लेता है कि वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में यह है गांधी भवन। अभी विक्टोरिया टाउन हॉल में ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये आंदोलन हुआ। लेकिन फिर क्या, ये जो आंदोलन चल रहा था इससे क्या हुआ, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी का भी आगमन हुआ और लगभग 6 जनवरी 1921 को 6 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे, छिंदवाड़ा पहुंचे। और इसी दौरान उन्होंने कई यात्राएं की थी। कहाँ की यात्रा की, मध्य प्रदेश की यात्रा की। और लगभग कितनी बार, 10 बार बताया जाता है कि 10 बार वो कहाँ पे आए थे, मध्य प्रदेश आए थे। अब मध्य प्रदेश तो आए, यात्राएं भी कर ली, लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो विक्टोरिया टाउन हॉल है इसके ऊपर फिर क्या किया गया, झंडा फहरा दिया गया। और ये जो झंडा फहराने का काम है असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, झंडा फहराने का जो काम किया था ये किया था प्रेमचंद उस्ताद ने। अब प्रेमचंद उस्ताद कौन है, ये भी क्रांतिकारी है। और ये प्रेमचंद उस्ताद ये कहां के हैं, दमोह के। प्रेमचंद उस्ताद ने क्या किया, झंडा फहराया। और झंडा फहराने का बाद ये क्या हुआ, आंदोलन एक तरीके से चलता रहा। तो बस मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखना, इतना बताना है कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन हुआ था वो जबलपुर के विक्टोरिया टाउन हॉल जहां वर्तमान में गांधी भवन से शुरू हुआ था। इसमें जो नेतृत्व किया था उसमें नेतृत्व प्रेमचंद उस्ताद ने किया था। और उन्होंने, वो दमोह के निवासी थे और उनके द्वारा एक झंडा फहराने का कार्य किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में भी महात्मा गांधी ने यात्राएं की, लगभग 10 यात्राएं। और 6 जनवरी 1921 को वो छिंदवाड़ा पहुंचे थे। अब बाकी तो कुछ चीजें देखनी है तो वो हम लोग असहयोग आंदोलन भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखेंगे इसे। फिर अब असहयोग आंदोलन होने के बाद है ना, मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था। वो जो आंदोलन है उसे झंडा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, झंडा सत्याग्रह। तो क्वेश्चन बनता है यहां पर कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहां हुआ था, तो ये झंडा सत्याग्रह है, ये हुआ था मध्य प्रदेश में जबलपुर में। ठीक है, झंडा सत्याग्रह कहां हुआ था, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। और ये हुआ था 8 मार्च 1923 को। 8 मार्च 1923 की डेट याद रखनी है हमें। ये 8 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह हुआ था। और झंडा सत्याग्रह के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, तो नेतृत्व करता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। उसके बाद मध्य प्रदेश की ओजस्वी कवयित्री कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य आंदोलनकर्ता थी झंडा सत्याग्रह में। और उनके साथ में थे नाथूराम मोदी। नाथूराम मोदी। अब हुआ यूं कि ये झंडा सत्याग्रह क्यों हुआ, तो इसका कारण भी हमें बताना पड़ेगा कि कारण क्या था। तो कारण ये था कि जो ये आपकी उस समय नगर पालिका जबलपुर थी ना, तो नगर पालिका पर झंडा ना फहरा देने का कारण, ठीक है, झंडा ना फहरा देना, जो भारतीय लोग थे उनको ये नगर पालिका जो थी उस समय जबलपुर में थी उसके ऊपर झंडा ना फहराने दिया गया, नहीं फहराने दिया। जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने
आंदोलन कर दिया। अब आंदोलन के कारण क्या हुआ, ये जो क्रांतिकारी थे कौन, पंडित सुंदरलाल जी शर्मा, तो पंडित सुंदरलाल जी शर्मा को क्या किया गया, दंड दिया गया। और दंड ये दिया गया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास। तो शर्मा जी गए कहां पर, जेल में। तो क्या आंदोलन रुक जाएगा क्या, नहीं। तो 6 माह की जेल हो तो गई, लेकिन उसके बाद क्रांतिकारी जो थे उन्होंने रुकने का कोई एक तरीके से जो निर्णय था वो नहीं लिया, और वो सीधे पहुंच गए झंडा सत्याग्रह में करने के लिए। कहां पर, और इसका फिर केंद्र बना लिया मध्य प्रदेश का उस समय का शहर, कौन सा, नागपुर। अब नागपुर गए, कौन गए, नागपुर पहुंचे सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बचे हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान पहुंच गई जबलपुर से नागपुर, और सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे श्री लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो लक्ष्मण सिंह जी भी पहुंच गए कहां पर, ये भी पहुंच गए नागपुर में। और क्या करने लगे, ये एक तरीके से सत्याग्रह के रूप में इसको चलाने लगे। अब फिर क्या हुआ, 18 अगस्त 1923 को दबाव पड़ेगा वो तो, ठीक है, क्योंकि उस समय जो था असहयोग आंदोलन बंद नहीं हुआ था और झंडा सत्याग्रह चालू हो गया था, ठीक है। तो 18 अगस्त 1923 को अंग्रेजी शासन ने क्या किया, अंग्रेजी शासन ने झंडा फहराने और जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। तो अंग्रेजी शासन ने यहां पे ध्यान रखना, झंडा फहराना और झंडा फहराने के साथ ही जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। तो बस ये हो गया कौन सा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह। क्वेश्चन यहीं से बनाना है कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था। कब हुआ था, 8 मार्च 1923 को हुआ था। किसने किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन जो मुख्य नेतृत्व करता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, उनको बंदी बनाकर 6 माह का कारावास दिया गया। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह जी वो नागपुर गए, और नागपुर में उन्होंने क्या किया, एक तरीके से सत्याग्रह को, झंडा सत्याग्रह को केंद्र बनाकर आगे की ओर बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, अंग्रेजी प्रशासन के ऊपर एक तरीके का दबाव पड़ा। और 18 अगस्त 1923 को यह निर्णय लिया गया कि हाँ, जो भी झंडा सत्याग्रह के क्रांतिकारी है या फिर नेतृत्व करता है, उनको झंडा फहराने की अनुमति दे दी जाए और क्या, जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। और यह आंदोलन हो गया कौन सा, झंडा सत्याग्रह। तो ये हमारे 2 आंदोलन हो गए। और तीसरा जो आंदोलन आता है वो नाम है आपका, क्या नाम है उसका, उसका नाम है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह, यह क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में एक सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह का नाम क्या है, तो वो है जंगल सत्याग्रह। तो ये जंगल सत्याग्रह ये मध्य प्रदेश में हुआ, और कब हुआ, ये हुआ था 1930 में। जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ये हुआ था 1930 में। 1930 में एक प्रसिद्ध स्थल है आपका घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी। और ये जो घोड़ा डोंगरी है ना, ये वर्तमान में भाग है बैतूल जिले का। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 को हुआ था। और घोड़ा डोंगरी जो जंगल सत्याग्रह था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, आदिवासियों द्वारा। किसके द्वारा, आदिवासियों द्वारा। लेकिन आदिवासियों के द्वारा तो शुरू किया गया था, लेकिन इसमें अब आदिवासियों ने शुरू कर दिया, लेकिन जंगल सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान करने वाले भी चाहिए, ठीक है। तो फिर पहले यहां पर ध्यान रख लो, 1930 में घोड़ा डोंगरी में आदिवासियों द्वारा, आदिवासियों द्वारा प्रारंभ किया गया। अब आदिवासियों ने क्यों प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो उस समय जो अंग्रेजी प्रशासन था, इसने क्या किया था, आदिवासी क्षेत्र, अब आदिवासी कहां पे रहते हैं, तो उस समय जंगलों में, आदिवासी क्षेत्र, जंगलों पर क्या करना, जंगलों पर अतिक्रमण करने लगा था। मतलब एक तरीके से उसके ऊपर अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया था। अब आदिवासी थे जिनके जीवन का मुख्य जो साधन था वो जंगल थे, ठीक है। अब वे जंगल से ये सब चीजें प्राप्त कर रहे थे, तो फिर क्या, अंग्रेजों ने वहां पे भी अतिक्रमण कर दिया। तो फिर क्या, फिर ये हुआ कि यहाँ पर 2 क्रांतिकारी आए आपके जंगल सत्याग्रह के लिए। उनका नाम था, नेतृत्वकर्ता उनको माना जाता है, तो नेतृत्वकर्ता थे डीपी मिश्र या द्वारका प्रसाद मिश्र और लाला राम वाजपेयी। तो लाला राम वाजपेयी और
डीपी मिश्र के द्वारा क्या किया गया, जंगल सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया गया। तो ये नेतृत्वकर्ता अगर पूछता है तो ये, लेकिन ये जो जंगल सत्याग्रह को शुरू किया था तो ये किसने किया था, गुंजन सिंह कोरकू, गुंजन सिंह कोरकू, गुंजन सिंह कोरकू। क्वेश्चन में एक और नाम लिख देता हूं मैं यहां पे, अगर वो गुंजन सिंह कोरकू नहीं आते तो फिर ये बता देना आपको बंजारे सिंह कोरकू, क्योंकि ये एग्जाम में ये आया हुआ है, थोड़ा सा इसमें पॉइंट का ध्यान रखना है। तो गुंजन सिंह कोरकू या बंजारे सिंह कोरकू के नेतृत्व में क्या हुआ, आदिवासी जंगल से बाहर आए और उन आदिवासियों ने क्या किया, विरोध किया, जंगल से बाहर आए। और जंगल से बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया, हाथ में लाठी और उसके साथ में ही कंधे पर कंबल रखा और विरोध करने लगे, कंधे पर कंबल। बस इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, अपना विरोध प्रदर्शन कार्य कर दिया गया। तो जंगल सत्याग्रह जो था वो मध्य प्रदेश के बैतूल में 1930 में घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर हुआ था, जिसका मुख्य कारण था आदिवासियों की जो क्षेत्र हुआ करते थे या जंगल हुआ करते थे उनके ऊपर अंग्रेजों का अतिक्रमण करना। अब अंग्रेजों का विरोध तो आदिवासियों ने शुरू कर दिया, लेकिन जो सत्याग्रह था उसको क्या किया गया, एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत पड़ी तो टीपी मिश्र और लाला राम वाजपेयी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। और आदिवासियों में जो मुख्य व्यक्ति थे वो गुंजन सिंह कोरकू थे, जिन्हें बंजारे सिंह कोरकू यहाँ पर कोष्टक में लिखा गया है। तो इन्होंने क्या किया, आदिवासियों की टोली बनाकर ये हाथ में लठ लेके या लाठी लेके और कंबल के जो कंबल है उसको कंधे पर लेके आए और विरोध करने लगे। तो उसके बाद एक और है जंगल सत्याग्रह से संबंधित, ठीक है, उसे टूरिया जंगल सत्याग्रह कहते हैं। अब जगह कम है मेरे पास, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, उसको हम आगे देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। यहां तक क्लियर है। असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो वो 1 अगस्त 1920 से लेकर 4 फरवरी 1922 तक चलता है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। लेकिन असहयोग मध्य प्रदेश में कहां से हुआ, तो ये हुआ विक्टोरिया हॉल, और विक्टोरिया हॉल जिसे हम कहते हैं विक्टोरिया टाउन हॉल और इसे वर्तमान में गांधी भवन कहते हैं। तो असहयोग आंदोलन मध्य प्रदेश में जबलपुर में हुआ था और इसके तहत ही 6 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी छिंदवाड़ा पहुंचे और 10 बार उन्होंने मध्य प्रदेश की यात्राएं असहयोग आंदोलन के द्वारा की थी। और झंडा फहराया प्रेमचंद उस्ताद, और प्रेमचंद उस्ताद कहाँ के थे, दमोह के थे। तो प्रेमचंद उस्ताद ने क्या कर दिया, झंडा फहरा दिया। अब ये झंडा फहरा दिया वो असहयोग आंदोलन का था। ये कौन सा है, ये स्पेशली झंडा सत्याग्रह है। और ये झंडा सत्याग्रह कहां हुआ था, जबलपुर में हुआ था। कब हुआ था, 8 मार्च 1923 को हुआ था। 8 मार्च 1923 को नेतृत्व करता पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी। कारण क्या था, नगर पालिका के ऊपर जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके कारण क्या, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इन्होंने विरोध किया। तो विरोध करने के बाद सुंदरलाल शर्मा साहब को 6 महीने की कारावास दे दिया, कारावास लिख देते हैं। उसके बाद नागपुर प्रमुख केंद्र बना और सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह जी जो गए कहां पर, नागपुर में, और विरोध करने लगे। 18 अगस्त 1923 को क्या किया गया, प्रशासन से अनुमति मिली और जुलूस और आपका झंडा है उसको फहराने की अनुमति मिल गई। जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कब हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ था और आदिवासियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। घोड़ा डोंगरी याद रखना कि घोड़ा डोंगरी में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में। आदिवासियों के क्षेत्रों के ऊपर जंगल पर अतिक्रमण किसका, अंग्रेजों का होता। नेतृत्वकर्ता डीपी मिश्र तो लाल राम, ये आपके लाला राम वाजपेयी, ठीक है, लाल राम लिखा गया है, लाला राम वाजपेयी देखना आप लोग, ये लाला राम वाजपेयी। अब गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जो भी आदिवासी गण थे उनके जो समूह में आए थे वो कंधे के ऊपर कंबल और हाथ में लाठी लेके आए बाहर और विरोध करने लगे। ठीक है, ये हमारे 3 आंदोलन हो गए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं। ये हमारा जंगल सत्याग्रह था जो घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ था। लेकिन एक और क्वेश्चन बन जाता है जंगल सत्याग्रह से, लेकिन वहां पर थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। ये नाम चेंज होते हुए आ जाता है टूरिया जंगल सत्याग्रह। और क्वेश्चन आता है कि टूरिया जंगल सत्याग्रह कहां हुआ था, तो टूरिया जंगल सत्याग्रह टूरिया में ही हुआ था। अब टूरिया क्या है, तो टूरिया स्थान है, ये कहां है, पहले तो ये हुआ था कब, 1930 में। इसके पहले वाला जो भी देखा था हमने वो भी क्या था, 1930 ही था। तो टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में टूरिया नामक स्थान पर, ये स्थान है
टूरिया, और जिला पड़ता है सिवनी में, जिला सिवनी। और ये टूरिया जंगल सत्याग्रह को करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो इससे संबंधित कोई व्यक्ति पूछ लेता है कि टूरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो इनका नाम है ओखा, ओखा लोहार, ओखा लोहार। ओखा लोहार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और ये टूरिया जंगल सत्याग्रह जो था, इसको जो नेतृत्व जो सामाजिक रूप से जो प्रदान करने का कार्य किया था, नेतृत्व करवा, ठीक है। तो ये नेतृत्व करता है, इनके बारे में भी देखते हैं। लेकिन पहले टूरिया जंगल सत्याग्रह, ये भी एक तरीके का जंगल सत्याग्रह ही था, जो हमने घोड़ा डोंगे जंगल सत्याग्रह पढ़ा था उसके समान ही। ये भी 1930 में हो रहा है, लेकिन टूरिया नामक एक स्थान है, और टूरिया नामक स्थान वो सिवनी जिले में आता है। और सिवनी जिले में इसको करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है ओखा लोहार। और ओखा लोहार ने इसको किया था, लेकिन फिर क्या, इसको नेतृत्व प्रदान किया था किसने? दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा, दुर्गा शंकर मेहता, दुर्गा शंकर मेहता ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। बस हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश का टूरिया जंगल सत्याग्रह। अब उसके बाद क्या, 1930 के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एक आता है, इसके बाद क्या, अंग्रेजों की जो एक शोषणकारी नीति आ रही थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद ही जो सबसे सस्ती चीज हुआ करती थी, जो नमक था आपका, उस नमक के ऊपर भी क्या लगाया गया था, टैक्स या कर लगा दिया गया था। जिसके कारण महात्मा गांधी ने क्या किया था, दांडी मार्च निकाला था। और दांडी मार्च के बाद ही कौन सा आंदोलन, नमक, ठीक है, नमक सत्याग्रह चालू किया था, मतलब वही आपका वहां से। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे नया आंदोलन चालू हो जाता है मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह। तो ये जो नमक सत्याग्रह है, तो वो हमारा जो नमक सत्याग्रह वो कब चालू हुआ था, वो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। तो ये भी कब शुरू होता है, तो ये होता है 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। अब ये जो 6 अप्रैल 1930 है, तो ये शुरू कहां से हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारे जबलपुर से प्रारंभ हो रहा है। अब जबलपुर से प्रारंभ करने वाले कौन है, तो ये है नेतृत्वकर्ता आपके, जिनका नाम है सेठ गोविंददास, सेठ गोविंददास। और इनके ही एक साथी द्वारका प्रसाद मिश्र। तो द्वारका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंददास के द्वारा नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू किया गया 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। और इसी नमक सत्याग्रह की कड़ी में क्या हुआ, एक व्यक्ति कौन आए थे, दुर्गा शंकर मेहता। तो इन्होंने क्या किया, दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक, अब ये गांधी चौक कहाँ है, तो ये गांधी चौक है आपके सिवनी जिले में। दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी जिले में, ठीक है, सिवनी जिले में, कहां पर, गांधी चौक पर। अब गांधी चौक पर इन्होंने क्या कर दिया, इस नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या किया, नमक बनाकर विरोध किया, नमक बनाकर विरोध कर दिया। तो ये कौन सा सत्याग्रह हो गया, ये नमक सत्याग्रह हो गया, ठीक है। तो दो आंदोलन हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। पहला जो टूरिया जंगल सत्याग्रह और दूसरा नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह किसके ऊपर, क्योंकि नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया था। तो 6 अप्रैल 1906 लिखा गया है, इसको 1930 करना है आप लोगों को। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से प्रारंभ हुआ। नेतृत्वकर्ता सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, और दुर्गा शंकर मेहता ने इसी ठीक है, यहाँ पर नमक बनाया सिवनी गांधी चौक पर, और आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब जो तीसरा जो आंदोलन आता है हमारा, वो आंदोलन है मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार। मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार। अब ये जो मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार है, इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है।
तो ये चरण पादुका कांड है, इसे ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब फिर क्या, फिर ये कि ये हुआ कब, तो मध्य प्रदेश का जो चरण पादुका या जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 1931 में। ये एक नदी है यहाँ पर, उर्मिल नदी, और उर्मिल नदी जो पड़ती है वो छतरपुर जिले में है, छतरपुर जिले में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड ये चरण पादुका हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, और ये शुरू हुआ था उर्मिल नदी छतरपुर से, ठीक है। उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। कौन सा दिन था? मकर संक्रांति, ये ध्यान रखना है, मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? तो ये आपका हर साल प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। 14 जनवरी 1931 को उर्मिल नदी छतरपुर पर मकर संक्रांति के अवसर पर क्या हुआ? चरण पादुका। अब ऐसा ही नहीं हुआ, क्या हो रहा था, एक यहां पर मैदान है, मैदान का नाम है चरण पादुका मैदान। चरण पादुका मैदान पर एक आम सभा हो रही थी, और इस आम सभा पर अंग्रेज का एक कर्नल अधिकारी, ठीक है, कर्नल बोल दो आप, अंग्रेज कर्नल जो था उसका नाम है फिशर। तो अंग्रेज कर्नल फिशर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब गोली चलाने का आदेश दिया तो फिर क्या, अब ये तो नियत पे बैठे हुए थे। अब नियत पे बैठने के बाद क्या हुआ, गोलियों की गूंज और सुनाई दी, और सुनाई देने के कारण ही क्या हुआ, 21 लोग ऑन द स्पॉट क्या हो गए, मर गए। 21 लोगों की मौत हुई, और उसी के साथ में 26 ये जो लोग थे ये क्या हो गए, घायल हो गए। तो 21 लोगों की मौत होती है, 26 लोग घायल हो जाते हैं चरण पादुका कांड में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके कारण इसे क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। तो बस हो गया, यहाँ तक चीजें देख लें हम लोग। कहां से, मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार, जिसे हम लोग मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, किस दिन हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। चरण पादुका किस जिले में हुआ था? तो ये छतरपुर जिले में हुआ था। छतरपुर जिले में कौन सी नदी के तट पर? उर्मिल नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। अंग्रेज का नाम याद रखना, एक कर्नल फिशर है जिसने आदेश दिया था, और इसमें 21 लोग की मौत हो गई थी और 26 लोग घायल हो गए थे। तो स्टार्ट से देख लीजिए आप, टूरिया जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में हुआ। कहाँ हुआ? टूरिया स्थान पर हुआ, जिला सिवनी। टूरिया स्थान पर एक नदी है, ये याद रखना, यहाँ पर कभी क्वेश्चन पूछ ले किस नदी से हुआ था, तो पचधर नदी, पचधर नदी से टूरिया जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था 1930 में, और इसको जो नेतृत्व दिया था जो स्थानीय रूप में, वो ओखा लोहार के द्वारा दिया गया, लेकिन उसके बाद मुख्य नेतृत्व करता थे दुर्गा शंकर मेहता। उसके बाद मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो ये आपका पूरे देश में 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में जबलपुर इसका प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का मुख्य केंद्र क्या था? तो वहां पे जबलपुर था, और जबलपुर में इसका नेतृत्व किया था सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा। दुर्गा शंकर मेहता ने क्या किया? इसी नमक सत्याग्रह के विरोध, ठीक है, समर्थन में सिवनी में गांधी चौक पर नमक बनाकर क्या किया? नमक कानून तोड़ा। यह ध्यान रखना, नमक कानून तोड़ा इन्होंने। और उसके बाद जो लास्ट बचता है वो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे हम चरण पादुका नाम से भी जानते हैं। तो चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। 14 जनवरी 1931 को उर्मिल नदी के तट पर छतरपुर जिले में हुआ। ये चरण पादुका, यहाँ पर एक मैदान है, वहां पर एक शांतिपूर्ण आम सभा हो रही थी, जिसके ऊपर एक अंग्रेज आया जिसका नाम है कर्नल फिशर। उसने आदेश दिया, और आदेश के कारण क्या हुआ? 21 लोगों की मौत हो गई, 26 घायल हुए, जिसके कारण इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश संबंधित हमारा पहला एक वीडियो है जो स्वतंत्रता से संबंधित है, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आपको एक टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो टेस्ट देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।